कहती है सच बुढ़िया सुनता है कौन। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हर वीडियो में कंटेंट्स को बदल कर पूरे देश का न्यूज़ आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप कंटेंट्स थोड़ा बदल दिया कीजिए, एक ही न्यूज़ नहीं चलाया कीजिए, और इसलिए मैं हर टॉपिक पर आपके सामने न्यूज़ को लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने कहा उत्तर प्रदेश में राक्षस राज है, तो शिवपाल यादव ने अपने भतीजे से कहा कि प्रदर्शन करने से काम नहीं चलेगा, अन्ना हजारे की तरह आंदोलन करो, जमीन पर काम करो, क्योंकि मतदाता केवल ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया देखकर नहीं आते। और इस तरह से उन्होंने सलाह दे दी। मैं आपको बता दूं, लखीमपुर खीरी में जो हादसे हुए, हादसा ही कह सकते हैं, क्योंकि चीरहरण का मामला, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में महिलाओं के साथ जो अभद्रता हुई, उसमें बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने कहा उत्तर प्रदेश में राक्षस राज है। तो वहाँ पर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जिन्होंने ऐसा कुकृत्य किया वो आज की तारीख में जेल में है, उनको जेल में डाल दिया गया। बहन मायावती जी ने भी कड़ा एतराज जाहिर किया, विरोध किया, और आज तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया केंद्र सरकार से कि जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, आम जनता की हालात खराब है, आपको सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाकर विकास संभव है, आम जनता को राहत मिलेगी। आपको बता दें 21 जुलाई को ममता बनर्जी जो पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वह 2 राज्यसभा सीट पर एक तो सौरभ गांगुली जी को भेजेंगे और दूसरा शत्रुघ्न सिन्हा जी को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही हैं। फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा जी कांग्रेस के नेता हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, 2 टॉपिक सबसे बड़ा 24 घंटे में जो उभर कर आया है। पहला तो ये कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा कि सिविल यूनिफॉर्म लागू किया जाए पूरे देश में, यानी समान आचार संहिता कानून, यानी पूरे देश में एक जैसा कानून। और यह अनुच्छेद 44 यानी आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वर्णित है कि राज्य सरकार को यह पावर है कि एक समान कानून वो बना सकती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जब ये अनुच्छेद 44 लिख रहे थे, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने ये कहा था कि 44 अनुच्छेद में जो हमने राज्य सरकार को पावर दिया है, तो राज्य सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी रिलीजन यानी किसी भी धर्म वाले को यह कानून तानाशाही ना लगे। और उत्तर प्रदेश सरकार इसको लागू करने पर आमदा है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, और जैसा कि आप जानते हैं चुनाव में ध्रुवीकरण होता है, जाति धर्म इस्तेमाल होते हैं। ऐसे आज ही योगी सरकार ने ऐलान कर दिया जनसंख्या नियंत्रण कानून। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या है और किस किस ने कैसी प्रतिक्रिया दी है, मैं सब बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जनसंख्या नियंत्रण कानून में जो हाइलाइट्स दिया गया है, अगर आपके पास 2 बच्चे से ज़्यादा है तो सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, जैसे कि राशन, आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सरकारी नौकरी में दावा नहीं ठोक पाएंगे, यहाँ तक बैंक लोन भी नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जिसके पास एक ही पुत्र है अथवा एक ही पुत्री है, क्या उसको इनाम मिलेगा? तो उसमें दिया गया अगर पुत्री है तो उसको 80,000 रुपये सरकार के तरफ से जो है दिया जाएगा, और जैसे अनुदान की तरह, और अगर एक पुत्र है तो 1 लाख रुपये दिया जाएगा। कहते हैं बहुत पहले हमने सुना था बढ़ती हुई आबादी राष्ट्रीय विकास का बाधक है।
और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका ऐलान कर दिया। इसमें सपा के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने कहा कि जो रहमते अल्लाह की देन है उसको इंसान कैसे रोक सकता है। यह कानून जो है कुदरत से टकराने वाली कानून है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सरकार अगर जनसंख्या नियंत्रण करना चाहती है तो शादी ही रुकवा दे। बहुत सारे लोगों ने ऐतराज़ किया, बहुत सारे लोगों ने इसका स्वागत किया। जाहिर सी बात है आज की तारीख में पूरे भारत की जनसंख्या 1,39 यानी 139 करोड़ हो रहा है और इस तरह से जो बढ़ती हुई आबादी है इसके ऊपर काफ़ी दिनों से ये विचार चल रहा था। लेकिन अगर यह जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाता है आम जनता के बीच, परंतु किसी खास कौम, किसी खास धर्म के ऊपर टारगेट करते हुए नहीं होना चाहिए। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब रही बात ये कि जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल यूनिफॉर्म लागू होने का वक्त आ चुका है, तो मैं आपको बता दूं ये है क्या चीज़। यानी पूरे देश में एक तरह का कानून, ऐसे हिंदू कोड बिल है और मुस्लिम पर्सनल लॉ है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें साफ साफ कहा गया है, जो शरीयत कानून के मुताबिक बहु विवाह, जो कि हिंदुओं में नहीं है। कई आपको हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जिन लोगों को शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहा हो, यानी शादी के बाद भी वो प्रेम संबंध बनाए हो और इच्छा यह हुई कि हमें अब शादी करना चाहिए, यानी दूसरी शादी करना चाहिए, तो हिंदुओं में इस बात की रोक है। परंतु बड़ी सुविधा से वो क्या करते हैं कि दोनों यानी लड़का और लड़की इस्लाम कबूल कर लेते हैं जहां बहु विवाह संभव है। और इसके कई एग्जाम्पल है। हमारे बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र जी ने भी इस्लाम कबूल किया था जब हेमा मालिनी जी से शादी कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले उनकी पत्नी प्रकाश कौर थी, जिनके 2 पुत्र सन्नी देओल और बॉबी देओल जी थे। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि अगर आप शादीशुदा हैं, आप हिंदू हैं और आपको दूसरी शादी करनी है, ऐसी परिस्थितियां बन गई तो आप इस्लाम कबूल करके बहुविवाह अपना सकते हैं। जब एक समान कानून हो जाएगा तो इसके ऊपर रोक लगेगी। अगर सिविल यूनिफॉर्म लागू हो जाता है तो फिर बहुविवाह के ऊपर अलग से कानून लाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है कि एक संविधान, एक प्रधान, एक विधान, और इसके ऊपर सरकार अब जागरूक हो चुकी है। पूरे देश में हर जगह से जो खबरें आ रही है उसमें उत्तर प्रदेश की कुछ ज़्यादा ही थू-थू हो रही है। जैसे कि आज 2 अलकायदा के आतंकवादी पकड़े गए लखनऊ से, और उसके बाद बताया जा रहा है कि उनके तार कई जगह से जुड़े हुए थे, ISIS की फंडिंग होती है उनके ऊपर। यानी उत्तर प्रदेश में दहशत फैलाने, धमाका करने के लिए उद्देश्य से ये सारे आतंकवादी छोड़े गए थे। सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और देश की जो राजनीति है उसमें कई प्रकार की खबरें चल रही है। जैसे बिहार में जदयू के बारे में मैंने अगले वीडियो में भी कहा था और पहले भी कहता रहा हूं कि इसके 2 फार होने की संभावना है, परंतु जो अभी लेटेस्ट खबर आई है उसमें यह कहा गया है कि जदयू 2 फार नहीं बल्कि 3 फार होने जा रही है, यानी 3 पार्ट में बंटने जा रही है। इस तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा और RCP सिंह, जो अभी मंत्री बने हैं, स्टील मिनिस्टर, वो एक जगह आ गए हैं, एक कुनबा बन गया है। ललन सिंह का दूसरा कुनबा बन गया है। और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, कहीं ऐसा ना हो कि चिराग पासवान जी की तरह उनको भी जदयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, मुख्यमंत्री पद भी गंवानी पड़ सकती है। ऐसे हालात बनते नजर आ रहे हैं क्योंकि जदयू कई कुनबों में बंटती हुई नजर आ रही है। पूरी की पूरी राजनीति गर्म है, हर कोई नज़र टिकाए हुए है। और रही बात ये कि सबकी नज़र केवल बिहार की राजनीति पर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर है। हर कोई सलाह दे रहा है कि अखिलेश यादव जी को क्या करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी ने
जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, बिल्कुल चर्चा से दूर रही ये पार्टी, ये अपना जनाधार बना रही है और इसका जो वोट बैंक है, जो बेस वोट है, काफ़ी मजबूती से बसपा के साथ जुड़ रही है। जो अति पिछड़ा वर्ग है वो बसपा के साथ बड़ी तेज़ी से जुड़ रही है और जगह जगह इनके कार्यकर्ता अपनी जनाधार बना रहे हैं। और इसी के आधार पर शिवपाल यादव जी ने कहा कि अखिलेश यादव जी केवल हवाई बातें करते हैं, ट्वीट करते हैं, मीडिया के सामने जाते हैं, ज़मीन पर इनकी कोई हकीकत नहीं है, ज़मीनी लोगों से ये जुड़ते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं। जबकि मतदाता ज़मीन पर देखना चाहती है, लोग उनसे मिलने कौन आए। केवल ट्वीट करने से और मीडिया के सवालों का जवाब देने से मतदाता आपसे नहीं जुड़ेंगे। इसलिए सरकार के खिलाफ एक आंदोलन कीजिए, एक जनसमूह खड़ा कीजिए, तब जाकर जीत हासिल होगी। और इस तरह से सपा के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि चाचा को साथ कर लीजिए तभी जीत हासिल होगा। कहने का तात्पर्य है, बहुत सारे बहुजन समाज के लोग बसपा को सलाह दे देते हैं, बहुत सारे जो ओबीसी वोट बैंक है, जो कार्यकर्ता है, वो सपा को सलाह दे देते हैं। धीरे धीरे राजनीति गर्म हो रही है। अनुप्रिया पटेल जी को जब मंत्री बनाया गया तो संजय निषाद जी ने कह दिया कि मेरे पुत्र को क्यों नहीं, मेरा पुत्र बाद में, पहले तो वो भाजपा का सांसद है, उसको क्यों नहीं मंत्री बनाया गया, और इस तरह से अपनी नाराज़गी जाहिर की। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।